हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम शुरू किए हैं एनसीईआरटी सार और उसमें देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कवर किए थे, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। उसमें हम अलग अलग नीति देखे थे, जैसे राज्य हड़प नीति, डलहौजी का जो सबसे प्रमुख था, द्वैत शासन देखे थे। वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव देखे थे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखे थे, पुलिस सेवा या सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में देखे थे, और अलग अलग हुई संधियाँ या फिर अलग अलग आयोग को देखे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। रिवीजन के उद्देश्य से या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोनों के ही उद्देश्य से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से 1 से 2 मार्क्स लगभग पक्का आपके एग्ज़ाम में तय है, यहाँ से प्रश्न उठते ही हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये जो विचार है ये है कार्ल मार्क्स का। ये जो विचार है ये किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो यह है रजनी पामदत्त है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? JN टाटा के द्वारा किया गया। जमशेद जी टाटा के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1907 में। किसका किया जाता है? तो ये टिस्को की स्थापना किया जाता है। ठीक है, चलिए, कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावासजी डाबर के द्वारा की गई। हालांकि सबसे पहला प्रयास 1818 में किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। तो 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री, ठीक है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो कावासजी डाबर के द्वारा स्थापित की जाती है। उस टाइम में मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए, वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो श्रीरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1883 में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 में। ठीक है, कब हुआ था? तो वर्ष 1833 में। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध इतिहासकार KM पनीकर। प्रसिद्ध इतिहासकार KM पनीकर 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है? तो KM पनीकर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि 1764 में हो जाता है बक्सर का युद्ध, और युद्ध के बाद 1765 में हो जाती है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि किसके बीच में होता है? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। और इसमें मिल जाती है बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने का। और इतना अधिक लगान ये वसूल करते हैं, टैक्स वसूली करते हैं कि लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था को लूट ही लेते हैं। इस पर KM पनीकर ने यह भी कहा कि जो 1765 से 72 ईस्वी का काल रहा, ये डाकू राज का काल रहा। ठीक है, कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियाँ है उसको देखेंगे। 3 कटिया प्रथा। ठीक है, 3 कटिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार
बिहार में जो चंपारण है कि किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है। एक है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। एडवांस के रूप में जो कुछ भी धन देते थे, अगर उनको भारतीय उत्पाद चाहिए तो वे क्या करते थे, कारीगरों या शिल्पियों को जो उसको बनाते थे कुछ पैसे पहले ही दे देते थे। इसको ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, जिसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यह भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था है, 3 प्रकार की व्यवस्था था। एक था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता था। इसके जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, 1793 में शुरू किए थे। ठीक है। और वो किस क्षेत्र में आता था, तो ये आता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। किस क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है। समस्त ब्रिटिश भारत का 90% लगभग भूभाग पर जो कर की वसूली की जाती थी अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से ही की जाती थी। ठीक है। समस्त भारत के लगभग 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से टैक्स की वसूली की जाती थी। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को, भूमि अधिग्रहण जो दिया गया था हमेशा के लिए जमींदारों को दिया गया था। उन्हीं के अधीन वो भूमि को रखते थे और जमींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स वसूली करके और अंग्रेजों को देते थे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको थी, ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वह जमींदार को थी। ठीक है। अब जमींदार कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, उससे ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं था। उनको टैक्स चाहिए था और वे सीधा जमींदार से ले लेते थे टैक्स। ठीक है। ये था अस्थाई बंदोबस्त। शुरू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 में। कितने, भारत के कितने भूमि पर लागू था, 19% भूमि पर लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है। जो दूसरा प्रथा है वो है रैयतवाड़ी। क्या है, जो दूसरा प्रथा है वो है रैयतवाड़ी। इसका जन्मदाता किसको मानते हैं, टॉमस मुनरो को और रीड को मानते हैं। ठीक है। टॉमस मुनरो और रीड को मानते हैं। शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था ये 1820 में। ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में, तो बम्बई, मद्रास और असम में। कौन कौन क्षेत्र में, बम्बई, मद्रास और असम में। ठीक है। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भूमि पर लागू हुआ था। जितने भी ब्रिटिश के अंतर्गत भूमि थे उसका 51% भाग पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था था तो इसमें भूमि के मालिक कौन होते थे, तो इसमें जो भूमि के मालिक होते थे वे किसान ही होते थे। भूमि के मालिक किसान होते थे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किनकी थी, अगर मालिक किसान है तो राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की ही थी। कर का दर कितना था, तो जो कर का दर था वो 33% से 55% था। 33% से लेकर 55% की दर तक कर की वसूली की जाती थी। तीसरा जो व्यवस्था था कर वसूली का वो था महालवाड़ी। शुरू किसने किया था, या जन्मदाता कौन था, तो होल्ट मैकेंजी। कब, तो 1822 ईस्वी में। ठीक है। इसका प्रदेश क्या था, कौन कौन सा क्षेत्र में लागू था ये, तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में और पंजाब में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूमि पर ये लागू था। कौन सा व्यवस्था, तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था था वो समस्त भूमि का 30% भाग पर, समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग पर यह लागू था महालवाड़ी। शुरू किसने किया था, तो होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। ठीक है। भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो भूमि पर किसका अधिकार होता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। ठीक है।
उस टाइम में जो गांव के मुखिया होते थे उनको महाल कहा जाता था, ठीक है। और गांव के मुखिया को महाल कहा जाता था और उन्हीं से टैक्स की वसूली किया जाता था, इसीलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी के नाम से जाना जाता था। और कर की दर कितनी थी, तो जो कर की दर थी वो थी 60%। कर की दर कितनी थी, तो जो कर की दर थी वो थी 60%। अच्छा, इन तीनों का क्या प्रभाव रहा, किसका, अस्थाई बंदोबस्त का, रैयतवाड़ी का और महालवाड़ी का क्या प्रभाव रहा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि पर। तो सबसे पहले जो हुआ, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम था, कम कर देना पड़ता था उन लोग को, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया था। कृषकों में दरिद्रता आ गई, कृषकों में दरिद्रता आ गई। कृषि में ठहराव तथा अवनति, कृषि में ठहराव तथा अवनति शुरू हो गया। उसके बाद पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। जितने भी पुराने जमींदार थे वे सभी खत्म हो गए। जितने भी पुराने जमींदार थे उनसे जमींदारी छीन ली गई तथा जो ज़्यादा टैक्स देते थे उनको जमींदारी दे दी गई, ठीक है। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय होता है। अब कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण कहने का मतलब है कि जो नगद फसल थे या फिर जो नील की खेती थी, वो चावल, धान, गेहूँ, दलहन या तिलहन के स्थान पर जो भी व्यवसायीकरण के कृषि थे, जैसे कपास थे, रेशम थे या नील थे, उनका खेती करना ये लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी, तो रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत पर, तो 51% पर। वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी, रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित था, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, 1793 में दिया था। और किसे से संबंधित है, तो यह भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है। यह भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने, कहाँ से, बम्बई से थाने प्रथम रेल चलाई गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।